जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं प्रोफेसर जहां ज़ेब फ्रॉम ज़ेब सॉल्यूशंस। आज का हमारा ब्लॉग जो है वो इस बारे में है कि ये जो इन्वर्टर एसीज हम लोग खरीदते हैं ये बिजली की बचत एग्जैक्टली करते किस तरह से हैं। इनके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ रीजंस देते हैं कि ये इस वजह से बचत करता है या उस वजह से करता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि वो सारे रीजंस गलत हैं। और मैं आज थोड़ा सा टेक्निकल होके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एक्चुअली आपकी बचत किस तरह होती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने लगाया एसी लेकिन हमारी बचत नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा बिल में फ़र्क पड़ा। तो ये जो डिफरेंस आता है ये क्यों आता है, किस वजह से कुछ लोगों की सेविंग्स बहुत ज़्यादा है और कुछ की बिल्कुल नहीं है। आखिर में हम कमरे के साइजेस भी देखेंगे कि मैक्सिमम सेविंग लेने के लिए आपने किस साइज का इन्वर्टर एसी लगाना है। तो चलें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंट उसको। मिथ नंबर वन। पहली बात यह है कि जो इसके बारे में कहा जाता है वो ये है कि जी जो नॉर्मल पुराने एसी होते थे वो ऑन ऑफ होते हैं। उनका कंप्रेसर या फुल स्पीड पे चलता है, फिर वो ऑफ हो जाता है, फिर वो ऑन होता है। तो जब कंप्रेसर जब भी वो ऑन होता है वो बहुत ज्यादा करंट लेता है, तो उसकी वजह से आपका बिल बढ़ता है। जबकि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कंटिन्यूसली चूंकि चल रहा होता है और वो ऑन ऑफ नहीं होता, तो वो जो करंट होता है, जो स्टार्टिंग करंट एक मोटर का हम कहते हैं, उसकी वजह से बिल बढ़ता है। ये बिल्कुल एक मिथ है और बिल्कुल ही एब्सर्ड किस्म की मिथ है, क्योंकि जो आपका बिल बनता है या आपकी एनर्जी कंजम्पशन होती है वो जैसा मैंने यहाँ पे शो किया है वो पावर इनटू टाइम होती है। चूंकि कंप्रेसर का स्टार्टिंग टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, इस वजह से जो आपका बिल है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मतलब बिल आपका बनता है, अगर वो पावर वो आधा घंटा 1 घंटा ले या 15 मिनट ले, अगर वो आधा सेकंड ले रहा है, तो जब आप उसको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो कंप्रेसर अगर 20 दफा भी स्टार्ट होगा दिन के अंदर, तो आपके बिल के ऊपर हार्डली शायद पूरे महीने में 2 रुपए का या 5 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो दिस इज नॉट द रीजन। ये सबसे कॉमन रीजन है, मिथ है जो बताई जाती है इन्वर्टर एसीज के बारे में कि ये इस वजह से बिजली बचाता है। तो इस वजह से ये कोई रीजन नहीं है उसको बचाने का। अच्छा, दूसरी मिथ जो प्रोपिगेट की जाती है और बहुत सारे एड्स में भी आपने देखा होगा कि जी इसके अंदर डीसी मोटर्स हैं, ये फुल डीसी मोटर्स के साथ है। ये नहीं, इसके जो अंदर ब्लोअर है वो भी डीसी है, आउटसाइड मोटर भी डीसी है, कंप्रेसर की मोटर भी डीसी है। नाउ इट इज ट्रू कि डीसी मोटर्स जो हैं वो एसी मोटर्स की निस्बत ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती कि आप कहें कि आपके बिल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इन्वर्टर एसी के अंदर एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो पहले एसी लेता है, फिर उसको वो डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी को दोबारा 3 फेज एसी बनाता है, और वो 3 फेज एसी जो है वो इसके कंप्रेसर को चला रहा होता है। तो इसका अपना एक कन्वर्जन लॉस भी है, और ये जितने भी कन्वर्टर्स होते हैं इनमें 5% कन्वर्जन लॉस भी है। तो अगर आपकी 10% ज्यादा एफिशिएंट मोटर है तो वो 5% आपको इधर लॉसेस भी पड़ जाते हैं। सो इट डज save some money, but that's again not the primary reason जिसकी वजह से कि ये आपकी बिजली बचाता है। अच्छा, तीसरे जो बहुत ही मिसलीडिंग एड्स होते हैं, अगर आप देखते हो टीवी के ऊपर या वैसे आप लोगों से बात करें, तो वो ये कहते हैं कि जी वो मीटर लगा देते हैं उसके ऊपर, इन्वर्टर एसी के ऊपर, और वो कहते हैं देखिए जी ये सिर्फ 2-3 एम्पेयर ले रहा है। और जो कन्वेंशनल एसी है उसके ऊपर मीटर लगाते हैं तो वो 10 एम्पेयर ले रहा होता है। तो वो कहते हैं देखिए जी 70% बिजली की बचत जो है वो इस वजह से हो रही है हमारी। अच्छा, ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है, क्योंकि आपने ये देखना है कि जब वो 3 एम्पेयर ले रहा है तो क्या वो 18, अगर 1.5 टन का एसी है तो क्या वो 18,000 बीटीयू दे रहा है उस वक्त आपको कूलिंग के, या वो आपको 4 या 5,000 बीटीयू दे रहा है। तो अगर वो 5,000 बीटीयू आपको दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो करंट बहुत कम खा रहा है, वो आगे कूलिंग भी उतनी कम कर रहा है। जबकि जो कन्वेंशनल एसी अगर 10 एम्पेयर ले रहा है तो 10 एम्पेयर पे वो पूरे 18,000 बीटीयू दे रहा है। तो आपने जब कंपेयर करना है एम्पेयर्स को, तो आप दोनों एसी पे 18,000 एम्पेयर 18,000 बीटीयू लें और फिर उनके एम्प्स को कंपेयर करें, तो वो फेयर कंपैरिजन होगा। लेकिन सिर्फ उसके वैसे एम्प्स को देख लेना जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, जब तक कि आपको उसके बीटीयूज ना पता हो कि उतने एम्पेयर पे वो बीटीयू कितनी दे रहा है। तो ये तो ऐसे ही है, चूल्हे को आप आहिस्ता कर देंगे तो वो कम गैस लेगा, लेकिन वो कम हीटिंग भी करेगा। तो इससे ये तो नहीं साबित होगा कि वो बड़ा एफिशिएंट है। ये मैंने जिस तरह से एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो की है कि आपने 1 घंटा
दोनों एसी चलाए। जो कन्वेंशनल एसी था वो आधा घंटा 10 एम्पेयर उसने लिए और 18,000 बीटीयू दिए, बाकी आधा घंटा उसका कंप्रेसर ऑफ रहा, उसने 0 एम्पेयर दिए। तो 1 घंटे की उसकी जो एवरेज है यहाँ हमने दिखाई है वो है 5 एम्पेयर निकली, और उसने जो कूलिंग की वो 9,000 बीटीयूज की थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें इन्वर्टर एसी को, तो वो कंटिन्यूसली 1 घंटा चलता रहा और उसने 9,000 बीटीयू ही कूलिंग की और उसने 5 एम्पेयर लिए। तो अगर आप इस 5 एम्पेयर को कंपेयर करते इसके 10 से, तो आप कहते हैं ये आधी बिजली ले रहा है, लेकिन असल में तो ये आधी बिजली नहीं ले रहा, ये बेसिकली दे 9,000 बीटीयू ही रहा है। और अगर कन्वेंशनल एसी के भी अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो उसने 10 एम्पेयर लिए आधे घंटे और 0 एम्पेयर लिए बाकी के आधे घंटे, तो उसने पूरे घंटे में 5 एम्पेयर ही लिया। तो इसको लिख के वो कह देते हैं जी 70% एनर्जी सेविंग, तो ये बिल्कुल गलत है और ये एक अनफेयर कंपैरिजन है। अच्छा, अब जब हमने ये मिथ्स कर ली और हमने ये फैसला कर लिया कि इन 3 वजूहात की बिना के ऊपर तो ये कोई सेविंग नहीं है, तो लेकिन आपकी सेविंग होती है और ये बिल भी आपका कम आता है, तो ये एग्जैक्टली फिर सेविंग करता किस तरह से है, तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, उसको देखने के लिए हमें ये एक मैंने एयर कंडीशनर की ब्लॉक डायग्राम बनाई है। यहाँ से ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इसको समझे बगैर हम समझ नहीं सकते कि सेविंग्स कहाँ पे होती है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें मेन यूनिट आपका ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर की 2 लाइन्स हैं, एक उसकी आउटपुट लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, और एक उसकी इनपुट लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं सक्शन लाइन। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज लाइन पे छोड़ देता है। डिस्चार्ज लाइन आगे आपके कंडेंसर में जाती है, और जब आपको पता है कि गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो हीट अप हो जाती है और वो 45, 50, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चली जाती है। उसके बाद बाहर जो आउटडोर यूनिट होता है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, वहां पे उस गैस को एक पंखे से हम ठंडा करते हैं। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो कंडेंसर से गुजरते गुजरते लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि अब आपकी गैस जो है वो इतनी ठंडी हो गई है कि वो लिक्विड है। अच्छा, ठंडी होने से मुराद है कि अभी भी वो 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, वो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन ये है कि वो जितनी डिस्चार्ज लाइन के शुरू में थी उससे बहुत ठंडी हो गई है, और यहाँ पे हमने इसकी हीट जो है वो निकाल के बाहर फेंक दी है। उसके बाद ये गैस आगे आपके एक मीटरिंग डिवाइस में आती है। मीटरिंग डिवाइस जिसको हम लोग एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं, और कुछ पुराने जो एसीज थे उनमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है। ये बिल्कुल एक छोटी सी ट्यूब है जिसमें से ये जब लिक्विड गुजरता है तो ये एक्सपैंड करता है। जिस तरह से आप जब कोई एरोसोल स्प्रे करते हैं तो वो जो उसके आगे जो नोजल होता है वो उसका मीटरिंग डिवाइस होता है, और वो एकदम से लिक्विड से वो फैलना शुरू करती है और वो वेपर बनती है। बिल्कुल वही प्रोसेस होता है, और ये आपका ब्लू में जो नजर आ रहा है ये आपका इंडोर यूनिट है, और ये इंडोर यूनिट में ये शुरू में लिक्विड होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये गैस एवेपोरेट करती है। जब गैस एवेपोरेट करती है तो वो ठंडी हो जाती है, और यहाँ पे आपका एक पंखा चल रहा होता है और वो आपको ठंडी हवा दे देता है। उसके बाद ये गैस वापस सक्शन लाइन पे चली जाती है। अच्छा, अब आपका एसी जो है वो करंट कितना खाएगा ये डिपेंड करता है आपके कंप्रेसर पे। अच्छा, आपका कंप्रेसर जो है वो कितना करंट खाएगा वो डिपेंड करता है उसके 2 प्रेशर्स के ऊपर, एक उसका सक्शन लाइन प्रेशर और दूसरा उसका डिस्चार्ज लाइन प्रेशर। तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं कि जो कंप्रेशन रेशो होती है, ये अगली स्लाइड में आप देखें, कंप्रेशन रेशो डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर है। कंप्रेशन रेशो जितनी कम होगी, यानी डिस्चार्ज प्रेशर जितना कम होगा या सक्शन प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही कंप्रेशन रेशो कम हो जाएगी। जब कंप्रेशन रेशो आपकी कम होगी तो आपके कंप्रेसर की मोटर के ऊपर लोड कम आएगा और वो आपका करंट जो है वो कम लेना शुरू कर देगा। अच्छा, सो हम अगर चाहते हैं कि हम इसको किसी तरीके से करंट कम ले, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या हम सक्शन प्रेशर को बढ़ा दें या हम डिस्चार्ज प्रेशर को कम कर दें। अब जो पुराने एसीज थे उसके अंदर कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड पे चलता था। फिक्स स्पीड पे चलने का मतलब था कि उसके ये जो दोनों प्रेशर्स हैं, सक्शन और डिस्चार्ज, ये फिक्स्ड होते थे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो वो या पूरा करंट लेता था या आप उसको बंद कर सकते थे। अच्छा, अब जो आपका इन्वर्टर का कंप्रेसर है उसकी स्पीड को आप वेरी कर सकते हैं। चूंकि आप उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जब उसकी स्पीड वेरी होती है तो आप उसके जो डिस्चार्ज और सक्शन प्रेशर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं।
तो इन्वर्टर एसी करता ये है कि जब आपको फॉर एग्जांपल 18,000 बीटीयू का आपने एसी लगाया और आपको सिर्फ 9,000 बीटीयूज चाहिए, तो वो कंप्रेसर की स्पीड को स्लो करता है और उससे आपका सक्शन प्रेशर कम हो जाता है। सक्शन प्रेशर कम होता है तो आपके इवेपोरेटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे उतनी ठंडी हवा नहीं आ रही होती 9,000 बीटीयू पे, लेकिन उतनी आ रही होती है जितनी 9,000 बीटीयू के लिए चाहिए। लेकिन चूंकि आपका इवेपोरेटर हायर टेम्परेचर पे होता है तो इसलिए उसका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और आपकी कंप्रेशन रेशो बेहतर हो जाती है। तो जब आपकी कंप्रेशन रेशो बेहतर होती है तो साथ ही आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो उसको चला रही होती है उसके ऊपर लोड कम होता है, और वो लोड कम होने से उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो आपकी कम हो जाती है। तो ये एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से आपकी सेविंग है इन्वर्टर एसी में चलाने में। अच्छा, इससे हम दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी निकालेंगे। वो ये है कि इन्वर्टर एसी सिर्फ आपको तब सेविंग देता है जब वो पार्शियल लोड कंडीशंस पे चलता है, यानी कि अगर 18,000 बीटीयू का आपने एसी लिया और वो 9,000, 10,000, 11,000 बीटीयू, 12,000 बीटीयू पे चल रहा है तो वो आपको सेविंग दे रहा है। लेकिन अगर वो भी 18,000 बीटीयू पे ही चलेगा तो उसके सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर्स वही होंगे जो कन्वेंशनल एसी के हैं, और उस वक्त आपको कोई सेविंग नहीं मिलेगी, यानी वो उतनी ही बिजली खर्च कर रहा होगा जितनी कि कन्वेंशनल एसी करता है। हाँ, लेकिन पार्शियल लोड कंडीशंस में वो आपको सेविंग देगा। तो जो लोग ये कहते हैं जी हमें कुछ लोग कहते हैं जी सेविंग फील हुई और कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इन्वर्टर एसी आपको सेविंग्स देता है इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड अक्टूबर, जहां पे वो पार्शियल लोड के ऊपर चलता है। वहां पे आपको 18,000 बीटीयू कूलिंग नहीं चाहिए होती है, आपको 9,000, 10,000, 15,000 चाहिए होती है। पार्शियल लोड पे वो चल रहा होता है, वो आपको सेविंग देता है। इसी एसी को जब आप जून में चलाते हैं और जून में अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और ये फुल लोड के ऊपर चल रहा है, यानी 18,000 बीटीयू पे ही कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आपको बिल में कोई सेविंग नहीं नजर आती। तो ये डिपेंड करता है कि किस मंथ के अंदर आपने एसी को इस्तेमाल किया। तो जो लोग कहते हैं हमें कोई सेविंग नहीं नजर आई, अगर आप उनका मंथ चेक करेंगे तो वो जून जुलाई होगा। और जो लोग कहते हैं हमें बहुत सेविंग नजर आई, उनके अगर आप मंथ चेक करेंगे तो वो मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से जो बहुत गर्म महीने नहीं है उसके अंदर वो आपको सेविंग देगा। इसी वजह से जो पुराने एसीज थे उनकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो के लिए जो वो नंबर मैन्युफैक्चरर प्रिंट करता था एसी पे, वो EER होता था, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, कि इसकी 10 है या 11 है, जितना नंबर हायर है उतनी आपकी एनर्जी एफिशिएंट है। जबकि इन्वर्टर एसीज के लिए इंटरनेशनली जो नंबर इस्तेमाल होता है वो SEER है, जिसका मैंने स्लाइड में आपको दिखाया, सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। यानी वो ये कहते हैं कि वो आपको ये बताएगा कि ये पूरे सीजन में आपको कितनी बचत देगा, यानी मार्च से लेके अक्टूबर तक पूरे सीजन की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये वेरी करेगी हर मंथ के अंदर। तो अब इन्वर्टर एसीज के लिए SEER का नंबर इस्तेमाल होता है, EER का नंबर इसीलिए नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि उसकी एफिशिएंसी वेरी करती है पार्शियल लोड की वजह से। तो ये हमारा एक्चुअल रीजन था। अब मैं अपनी बिल्कुल आखिरी स्लाइड के ऊपर आता हूँ। एक और ये चीज है कि जी एसी मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बड़ा कमरा था लेकिन हमने 1 टन का एसी इन्वर्टर लगा दिया उसमें हमारी बचत हो रही है। अच्छा, कुछ लोग छोटे कमरे में बड़ा एसी भी लगा देते हैं। तो वैसे तो आइडियल ये है कि आप कमरे के साइज के हिसाब से अपने एसी का साइज सेलेक्ट करें, और पाकिस्तान में कन्वेंशन है इसके 250 स्क्वायर फुट के कमरे के लिए 1.5 टन का एसी। अच्छा, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो लेट्स से आपके पास एक छोटा कमरा है, उसमें आप बड़ा एसी लगा सकते हैं, और एक बड़ा कमरा है उसमें एक छोटा एसी लगा सकते हैं। बचत किधर होगी? बचत आपकी इन्वर्टर एसी में वहां पे होगी जहां पे आपने बड़ा एसी छोटे कमरे में लगाया होगा, क्योंकि अगेन बड़ा एसी पार्शियल लोड के ऊपर चलेगा, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, तो वो आपको सेविंग देगा। जबकि अगर आप 1 टन का एसी जो है वो लगा देंगे एक बड़े कमरे में, तो वो अपने फुल लोड के ऊपर ही चलेगा, वो हर वक्त 12,000 बीटीयू पे चलेगा और वो आपको कोई सेविंग भी नहीं देगा। उसकी जगह आप कन्वेंशनल एसी भी लगा लें तो वो उतनी बिजली खाएगा। तो कई दफा लोग समझते हैं कि जी हमने 1 टन का चूंकि एसी ले लिया है तो वो हमें बचत देगा, तो वो दैट इज रॉन्ग। वो 12,000 बीटीयू के इक्विवेलेंट जो भी करंट है वो उतना ही खाएगा जितना कन्वेंशनल एसी खाता है। तो बेहतर है कि आप एग्जैक्ट साइज रखें, लेकिन नहीं रख सकते तो इन्वर्टर एसी के केस में एक बड़ा एसी आपको ज्यादा बचत देता है बनिस्बत एक छोटे एसी के। ये वैसे जो कन्वेंशनल विजडम है उसके अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअली जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि पार्शियल लोड पे ही आपको बचत मिलेगी। तो बड़ा एसी तो पार्शियल लोड पे चल जाएगा, छोटा एसी अपनी फुल पे चलेगा कैपेसिटी पे, तो आपको बचत नहीं देगा। तो ये थे एक्चुअल आज का ब्लॉग इन्वर्टर एसी के बारे में।
अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप फिर नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होपफुली आपके लिए यूजफुल होगा।